हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये सेगमेंट मैंने उठाया है 7th सेमेस्टर के फर्स्ट जो सब्जेक्ट है IMA यानी कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, उसके फर्स्ट यूनिट से। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। देखो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे यूवी का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्पेक्ट्रो यानी स्पेक्ट्रम, स्कोपी यानी ये टर्म आया है स्पेक से। स्पेक का मतलब होता है टू ऑब्जर्व या टू सी, है ना, किसी चीज को देखना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया। अब यहाँ पे क्योंकि कौन सा स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं? यूवी लाइट को हम देख रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम का मतलब क्या? वैसे तो सब जानते ही हैं, बट जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स होती हैं उनके सेट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम या सेट ऑफ 7 कलर्स। अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि उन चीज़ों का क्या मतलब है। वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? ये कोई वेव है, इसके ये जो मूव्स आ रहे हैं, है ना, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा जो है, इनके ये जो बीच का गैप है ना, इस गैप की जितनी दूरी होती है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम कितनी वेव्स एक साथ आ सकती है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, समझिएगा, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतने ज्यादा रिपीटेशन होंगे, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतने कम रिपीटेशन होंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पर 1 और 2 बस। तो क्या होगा? जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है और चीजें थोड़ी और एक्सप्लेन जो मुझे करनी चाहिए, वो है ये। देखो, हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम की, तो अलग अलग टाइप की रेज होती हैं, हमने नाम सुने हुए हैं सबके। तो ये जो रेज होती है ना, ये कैसे डिस्टिंग्विश होती हैं एक दूसरे से? ये होती है वेवलेंथ के बेस पर। अब ये वेवलेंथ समझ लो, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। गामा रेज सबसे ज़्यादा छोटी होती है, यानी कि एकदम उनकी वेवलेंथ एकदम कम होती है। फिर एक्स रेज, यूवी रेज, यहाँ पर ये जो सेगमेंट दिख रहा है छोटा सा, ये विजिबल का है, विजिबल रेज। विजिबल में आ जाती हैं आपकी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके बाद आ जाता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आ जाती हैं आपकी रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये अलग अलग रेज होती हैं। अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो क्या हो रहा है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इस तरीके से इधर तरफ, तो इधर तरफ आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। नहीं समझे? मतलब आपकी वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे ना, तो एनर्जी कम होती चली जाएगी, और जितनी वेवलेंथ कम करते जाओगे उतनी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो देखो, ये तो थी बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक कहानी, जो कि आपको लिख के नहीं आनी है एग्जाम में, ये तो बस आपको याद रखना है। अब यहाँ से हमको सिर्फ किस सेगमेंट की बात करनी है? इस सेगमेंट की, और थोड़ी बहुत इस सेगमेंट की। ठीक है, इन दोनों की हम बात करेंगे। मेनली हमारा टॉपिक है ये। देखो, वैसे तो यूवी की जो रेंज होती है वो होती है 200 से 400 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने आपको पीछे बताया ना, अलग अलग बैंड्स, उनका अपना अपना एक वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब एक छोटी सी दूरी उस वेव की, है ना। तो वो दूरी कितनी होती है यूवी के केस में? 200 से 400 नैनोमीटर। अब ये जो यूवी का रीजन है ना, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक रीजन कहलाता है वैक्यूम यूवी रीजन, जो कि 200 नैनोमीटर से कम होता है। और फिर जो आपका 200 से 400 नैनोमीटर में जाता है, उसे हम कहते हैं नियर यूवी रीजन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एग्जैक्टली हम करते क्या है। तो देखो, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द सैंपल इज इरेडिकेटेड विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी रेडिएशन. If a particular electronic transition matches the energy of a certain band of UV, it will be absorbed. The remaining UV light passes through the sample and is observed. From this residual radiation, a spectrum is obtained with gaps at these discrete energies. This is called an absorption spectrum. ये जो पूरी कथा थी, इसमें मैंने क्या बताना चाहा है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक सैंपल को इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर यूवी लाइट फॉल करवाते हैं। चलो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देती हूँ, है ना। हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं,
और उसके ऊपर यूवी लाइट फॉल करवा देते हैं, ठीक है। तो जब वो यूवी लाइट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है ना, तो यूवी लाइट की जो एनर्जी है अगर वो इस सैंपल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी से मैच हो जाती है तो क्या होता है, वो पार्ट उतना बैंड जो होता है यूवी लाइट का वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बचा कुचा जितना बैंड होता है वो आगे ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिलता है, जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया है, जो हमने ग्राफ तैयार किया है, उसमें हमें गैप्स मिलते हैं। उन्हीं गैप्स को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कैसे गैप्स, सपोज हमने ये ग्राफ बनाया है, हमने 200 से 400, आई होप आपको दिख रहा होगा, 200 से 400 नैनोमीटर तक की जो है वेवलेंथ दी, और सपोज एक सैंपल ने आके एक स्पेसिफिक बैंड, यानी वो बैंड क्या रहा होगा, मान लो 260 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर पे क्या हुआ होगा, उसने क्या किया होगा, इस स्पेसिफिक एनर्जी को, इस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एनर्जी को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो यही क्या हो जाएगी, ये जो बैंड पूरा बना है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर यहाँ जिस पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो हो रही है, एब्जॉर्बेंस मतलब जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उस वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स, यानी कि एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा। ऐसा वेवलेंथ जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल पर। देखो भाई, प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल में हमको दो चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़नी है, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। पहले बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ समझ लेते हैं। बीयर और लैम्बर्ट दो अलग अलग लोग थे। बीयर ने अपना अलग लॉ बनाया, लैम्बर्ट ने अपना अलग बनाया। दोनों एक सी बातें कर रहे थे तो मिला के बन गया बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। समझते हैं बीयर ने क्या बोला। बीयर ने कहा, इस वाले डायग्राम को देखना, बीयर ने कहा कि हम जो यूवी लाइट दे रहे हैं सैंपल को, सबसे पहले समझ लो कि जो लाइट हम देते हैं ना सैंपल को, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और जो लाइट हमें उससे मिलती है ना, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। और जो बीच में इसने खा गई, मतलब जो इसने बीच में यूज कर लिया है, एब्जॉर्ब कर ली, वो क्या हो गया आपका एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीन है आगे, बीयर्स ने कहा कि जितनी यूवी लाइट हम इस सैंपल को दे रहे हैं ना, उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब ये कि आप जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे अपने सैंपल का, उतना ही एब्जॉर्बेंस की रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। इजी है, यानी कि द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, ठीक है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट भाई साहब क्या बोल गए थे, उन्होंने कहा कि जो हम यूवी लाइट दे रहे हैं हमारे सैंपल को, उसकी एब्जॉर्बेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब क्या, देखो ये क्या है, सैंपल होल्डर। इस सैंपल होल्डर की दूरी कितनी है, मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें एब्जॉर्बेंस की रीडिंग अलग आएगी। लेकिन मान लो अब मेरे पास एक दूसरा सैंपल होल्डर है, इसकी पाथ लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस की रीडिंग जस्ट डबल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पाथ लेंथ बढ़ गई है। तो जितना ज़्यादा आप पाथ बढ़ाओगे अपने सैंपल में ट्रैवल करने का, उतना ही आपका एब्जॉर्बेंस की रीडिंग बढ़ेगी। तो लैम्बर्ट ने क्या कहा, द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लाइट लिखना है, सॉल्यूशन नहीं, लाइट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गए दो लॉ। इन्होंने क्या कहा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं। जब हमने दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, और व्हाट विल बी द कांस्टेंट हियर, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। ये याद रखेंगे। ये क्यों याद रखेंगे, जब आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से,
तब ये वाला फॉर्मूला आपके काम में आता है। कई बार ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, A इज इक्वल टू स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तब भी बात बराबरी होती है ना। उसमें स्मॉल a इस एब्जॉर्प्टिविटी को दिखाते हैं, b मतलब पाथ लेंथ और c मतलब अगेन कॉन्सेंट्रेशन। बाकी यहाँ के मेजरमेंट हमने लिख रखे हैं। नेक्स्ट बात हमें करनी थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। लॉ तो हमने पढ़ लिए, अब थोड़ा सा ना ट्रांजिशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है। यानी कि जब हम यूवी की लाइट हमारे सैंपल को देते हैं तो सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, HUMO से LUMO में मूव करते हैं। अब ये HUMO और LUMO कौन है? हाँ, तो देखो जब है ना यूवी की लाइट पड़ती है एक सैंपल पर, उस सैंपल में होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो HOMO से LUMO में चेंज होते हैं। HOMO मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और LUMO मतलब क्या हुआ, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, ठीक है। और वो एनर्जी गैप कौन फिल कर रही है, हमारी यूवी लाइट। हम उसको यूवी लाइट दे रहे हैं ना सैंपल को, तो जितनी यूवी लाइट इस गैप के लिए लगेगी वो हर सैंपल के लिए अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कहानी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझने से पहले ना हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से टाइप के हैं। देखो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं यही लिख देती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 तरह के, एक तो होगा आपका सिग्मा, एक होगा पाई और एक होगा नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। 3 सिग्मा मतलब जो सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व्ड है, पाई मतलब जो आपके ट्रिपल डबल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व्ड है, और नॉन बॉन्डिंग यानी जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो कि कहीं भी बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं लेकिन हाँ वो पड़े हुए हैं पेयर के फॉर्म में। तो ये आ गई तीनों चीज़ें। अब ये अपने अपने हिसाब से ट्रांजिशन शो करते हैं। जैसे अगर मैं ट्रांजिशन आपको करके बताऊँ तो ना ट्रांजिशन अलग अलग टाइप की होती है, काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन कुछ ट्रांजिशंस होती है ना उन्हें हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही लेकिन फिर मैं बोल के बता दे रही हूँ। आई होप मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको याद रहेगा। देखो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये जो स्टार है ना इसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यानी कि हम एक ऑक्यूपाइड लेवल से, ऑक्यूपाइड सिग्मा लेवल से अनऑक्यूपाइड सिग्मा लेवल तक जा रहे हैं। एनर्जी में इतना डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हो आप। एनर्जी यहाँ थी, अब वो एनर्जी यहाँ पहुँच गई, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी लगी। पाई को पाई एंटी बॉन्डिंग तक पहुँचने में इतनी एनर्जी लगी। नॉन बॉन्डिंग को पाई एंटी बॉन्डिंग तक पहुँचने में इतनी एनर्जी, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में पहुँचने के लिए इतनी एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी हो गई अपनी ऐसे में, और ये आपके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। वो है ये 4, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन टू सिग्मा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलता, वो एक तरीके का फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। इसी तरीके से पाई टू सिग्मा भी देखने को नहीं मिलता। बाकी ये 4 आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किस में देखने को मिलेगा, एल्केन्स में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं यानी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। दोनों नॉन बॉन्डिंग को एक साथ लिख दिया है मैंने। ये कहाँ देखने को मिलते हैं आमतौर पर, एल्काइल हैलाइड्स में। एल्काइल हैलाइड्स में ये वाला देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर एन क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेलोजेंस होते हैं और हेलोजेंस के पास अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड्स, डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर। कीटोन्स, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसलिए इनमें आपको देखने को मिलेगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये मेनली आपको देखने को मिलता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, जैसे कि एल्केन्स और एल्काइंस में, क्योंकि वहीं पे आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से ना सबसे ज़्यादा याद रखने के लायक ये बात है कि एनर्जी बैंड क्या होता है। जब भी आप जीपैट नाइपर ऐसे एग्जाम पेपर्स देने जाओगे तो आपसे सबसे ज़्यादा एनर्जी बैंड्स पूछे जाते हैं।
तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, सब जानते हैं, सिग्मा टू सिग्मा में सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, हम देख ही सकते हैं। तो ये रहा आपका एनर्जी ऑर्डर। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, उससे कम एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, नेक्स्ट पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और लास्ट है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ये सीक्वेंस आप हमेशा याद रखें। हो सकता है कि आपके कॉलेज के जो MCQs पूछे जाते हैं ना आपको, उनमें ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना तो बड़ा ज़रूरी है, हमें पता भी तो चलना चाहिए कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं देर से उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए एक लैम्प जहाँ से यूवी लाइट जनरेट होती हो, एक लेंस चाहिए जो कि पूरी लाइट को गैदर करता हो, फिर एक मोनोक्रोमेटर चाहिए जो कि इतनी सारी लाइट में से एक स्पेसिफिक लाइट को सिलेक्ट करता हो, फिर हमें चाहिए एक सैंपल होल्डर जहाँ पे हम अपने सैंपल को होल्ड कर सकें, फिर हमको चाहिए एक डिटेक्टर जो कि डिटेक्ट करके बता सके कि कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है, और एक रिकॉर्डर जो कि रिकॉर्ड करके हमें चीज़ें बता सके कि इतनी इतनी रीडिंग आपकी आई है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट। चलो वन बाय वन सबकी डिटेल्स जान लेते हैं। लैम्प, लैम्प क्या होता है, सिंपली एक बल्ब है जो कि यूवी लाइट जनरेट कर रहा है। कौन कौन से आमतौर पर लैम्प हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम लैम्प्स यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम लैम्प्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ासतौर पर ड्यूटीरियम। इनका बेनिफिट क्या होता है कि इनसे आपको एक अच्छी यूवी रेंज मिल रही है। आप देख सकते हो ये वैक्यूम यूवी रीजन भी जनरेट कर रहा है, 160 नैनोमीटर से शुरू हो रहा है। वैक्यूम यूवी रीजन क्या होता है, 200 से कम वाला, है ना, और 380 तक पहुंच रहा है, मतलब इसका फुल कवरेज है यूवी रीजन पर, वैक्यूम भी और नियर भी। नेक्स्ट आता है जीनॉन आर्क लैम्प। जीनॉन आर्क लैम्प जो होता है वो कितना नैनोमीटर तक देता है रेंज, 260 से 600 नैनोमीटर। अब अगर थोड़ा गौर फरमाओगे तो जानोगे कि ये आपके आधे यूवी में गिर रहा है और आधा जा रहा है आपके विजिबल के रेंज में। सिमिलरली टंगस्टन लैम्प, टंगस्टन लैम्प क्या करता है, 240 से लेकर के 2500 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ आपको देता है, और इसका भी ना मेन यूज़ जो है वो विजिबल में ही किया जा रहा है, पर यूवी भी आपको इससे मिल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मोनोक्रोमेटर। मोनो यानी एक, क्रोमेटर यानी कि कलर, एक ऐसा डिवाइस जो कि आपके इतने सारे कलर्स या इतनी सारी रेज में से, अब देखो तुम तो 200 से 400 नैनोमीटर तक की पूरी रेंज डाल दे रहे हो अपने सैंपल पे, लेकिन हमें जब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना होता है ना तो हमें सिर्फ एक ही सेलेक्ट करनी होती है। तो उस एक को सेलेक्ट करने के लिए हम मोनोक्रोमेटर का इस्तेमाल करते हैं। मोनोक्रोमेटर के ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्लिट होती है जिससे कि कोई थोड़ी बहुत लाइट ही अंदर जाए, मिरर होते हैं अगर हमको चॉपिंग करनी होती है तब यूज़ होते हैं, लेंस यूज़ होते हैं यहाँ पे उसको जो रेज आ रही हैं उनको कम ज़्यादा करने के लिए, और लास्ट आपका प्रिज्म या ग्रेटिंग यानी कि वही जो मेन आपका मोनोक्रोमेटर है वो, और एक फिर एग्जिट स्लिट भी होती है जिससे बाहर जाती है। यहाँ पे हम कांच का प्रिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेटल की ग्रेटिंग्स इस्तेमाल करते हैं एज मोनोक्रोमेटर। देखो नेक्स्ट आ जाता है सैंपल सेल या सैंपल होल्डर। सैंपल सेल जो है उसको हम यहाँ पे क्यूवेट कहते हैं, कुछ लोग इसको कविट कहते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी, सब आपके ऊपर है ना। क्यूवेट जो होते हैं वो 3 चीज़ों से बने हो सकते हैं, क्वार्ट्ज, ग्लास एंड प्लास्टिक। देखो ग्लास अच्छा ऑप्शन है ना, क्वार्ट्ज अच्छा ऑप्शन है, प्लास्टिक तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, आप प्लास्टिक को कितना ही ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करिएगा, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ में प्लास्टिक इज नॉट सुटेबल, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, ग्लास। ग्लास सुटेबल है लेकिन सिर्फ विजिबल रीजन के लिए, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच के लिए, वरना यूवी को तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में, तो रीडिंग ही बिगाड़ देता है। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा सूटेबल है यूवी के लिए भी, विजिबल के लिए भी, क्योंकि यूवी को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, अपने में से ट्रांसमिट होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्यूबिट साइज पर। क्यूबिट का साइज क्या होता है, क्यूबिट का साइज आमतौर पे 1 सेंटीमीटर होता है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप क्यूबिट में भी आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों ने यूवी यूज़ किया है, लेकिन जिन लोगों ने यूवी यूज़ नहीं किया है उनके लिए बता दूँ, क्यूबिट कुछ इस तरीके का एक सैंपल होल्डर होता है, ऐसा, है ना, क्यूबॉइडल मुझे कहना चाहिए, और इसमें आप सैंपल फिल करते हो इस तरह से, ठीक। ये आपका सैंपल फिल रहता है। इसमें ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है ये वाली,
इसे हम आमतौर पे 1 सेंटीमीटर ही रखते हैं, बट ये इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 10 सेंटीमीटर ऑल्सो, ठीक है, लेकिन आमतौर पे ये सबसे सूटेबल होता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है इसके अंदर कि इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब इसमें एक बार में कितना सैंपल भर सकते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 3.5 ml, ठीक है। अगली चीज़, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्यूबॉइडल है, तो समझ सकते हो कि इसकी चार तरीके तरफ से आप इसको पकड़ सकते हो, 1 2 3 और ये 4 है ना। बाकी यहाँ से तो ये ओपन रहेगा और यहाँ से यहाँ पे क्लोज रहेगा। तो इसकी 2 साइड्स ट्रांसपेरेंट होती हैं और 2 साइड्स आपकी ट्रांसलूसेंट होती हैं। जो ट्रांसपेरेंट साइड होती है, मान लो ये ट्रांसपेरेंट है ये वाली और ये वाली, तो इसको हमें लैंप के साइड रखना है। ट्रांसपेरेंट से लाइट यहाँ से गुजरेगी और जो ट्रांसलूसेंट साइड होती है वो हमारे पकड़ने के लिए होती है, हम उसे प्रॉपरली पकड़ लें उससे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट साइड से हमें कभी भी इसको पकड़ना नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिटेक्टर पे। डिटेक्टर का काम होता है डिटेक्शन करना, यानी कितनी लाइट ट्रांसमिट होके आ रही है ये बताना। अलग अलग तरीके के डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में, जैसे कि फोटो ट्यूब्स, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, फोटो डायोड एंड बैरियर लेयर सेल। सबसे पहले फोटो ट्यूब की बात कर लो। देखो मैं ना यहाँ पे शॉर्ट में डिटेक्टर समझा रही हूँ, अब अगर आप लोगों को ना डिटेक्टर और डिटेल में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एक सेपरेटेड वीडियो मैं डिटेक्टर्स पे ही बना दूंगी। देखो सिंपल शब्दों में समझ लो कि फोटो ट्यूब क्या करती है। फोटो ट्यूब में आपकी यहाँ ये जो जुड़ा हुआ ये जो दिख रहा है, यहाँ पे लाइट एंट्री करती है, इस कैविटी के अंदर लाइट एंट्री करती है इस चैम्बर के अंदर। जब लाइट एंट्री करती है, लाइट क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। फोटोन्स क्या करते हैं, आपके इससे टकराते हैं, कैथोड से, समझ रहे हो। जैसे ही कैथोड से फोटोन्स टकराते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन कैप्चर कर लेता है, एनोड कैप्चर कर लेता है, और जितना करंट में डिफरेंस आया है वो आपका इंस्ट्रूमेंट बता देता है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही फोटोन जितने ज़्यादा जाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे उतना ही ज़्यादा एनोड कैप्चर करेगा और उतना ही ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। नाम में जवाब है, फोटो यानी फोटोन, मल्टीप्लायर यानी फोटोन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या होता है, एक चैम्बर होता है, चैम्बर में इनिशियली आपको दिखेगी कैथोड, इस कैथोड पे पड़ेगा आपका कौन, फोटोन आएगा, यानी लाइट आएगी, जितनी भी ट्रांसमिटेड लाइट है वो क्या होगी, छोटे छोटे डायनोड से टकराएगी। ये क्या है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं डायनोड। डायनोड से जैसे ये टकराएगी तो ये एम्पलीफाई होती जाएगी। देखो पहले 1 रही थी, 2 बन गई, 4 बन गई, 6 बन गई, 10 बन गई, है ना। तो ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गई। तो जैसे ये मल्टीप्लाई होती जाती है तो फाइनली एक एनोड पे जाके ये कलेक्ट होती है और यहाँ पे आपको चेंजेस आपका डिटेक्टर बताता है इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंस। लास्ट होता है बैरियर लेयर सेल। लास्ट नहीं, एक और होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड एरे में क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी एक असेंबली होती है। इस असेंबली के अंदर क्या होता है, जैसे ही सैंपल से लाइट ट्रांसमिट हुई, इस फोटो डायोड पे वो लाइट टकराती है और ये क्या करता है, उस लाइट को स्कैटर करके और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे आपको बता देता है कि हाँ इतनी लाइट आपकी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आई। हमारा अगला डिटेक्टर है बैरियर लेयर सेल डिटेक्टर। बैरियर लेयर सेल यानी यहाँ पे एक बैरियर लेयर होगी। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ना आपकी सिल्वर की लेयर होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। एक आयरन की लेयर होती है, ये भी इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। तो ये समझ लो इस तरीके से आपके एक सर्किट में जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सर्किट में जुड़े हुए हैं तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब इस केस में जो आपकी क्या कहना चाहिए मुझे, फोटोन्स है ना, लाइट पड़ेगी कहाँ पर, आपके सेलेनियम पर। जब सेलेनियम पर लाइट पड़ेगी तो क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है तो ये धीरे धीरे उस लाइट को इन मेटल्स के तरफ कंडक्ट करने की कोशिश करेगा। जब वो मेटल्स की तरफ कंडक्ट होंगी तो इनमें क्या होगा, दोनों ही कैसे हैं, कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में मूव करने लगेंगे। तो जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करेंगे सर्किट के अंदर। यहाँ पर जुड़ा होगा एक गैल्वेनोमीटर और उस गैल्वेनोमीटर में आपको मिलेगी रीडिंग, है ना, डिफ्लेक्शन की रीडिंग। तो ये थे डिटेक्टर्स। अब देखो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, अगली वीडियो में मैं बात करूँगी शिफ्ट्स।
जो एब्जॉर्बेंस बैंड में जो शिफ्ट्स होती हैं उनकी मैं बात करूँगी, एप्लीकेशंस की बात करूँगी, और इसके अलावा जो मेथड्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, उनकी हम बात करेंगे। और ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो के ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप वीडियो पसंद आ गया हो तो उसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।